नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। मैं हूँ रवि और स्टार्ट करते हैं कथा नंबर 9। यहाँ स्टॉक मार्केट के बारे में हम सबसे पहले 15 मिनट हम बात करेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। और लास्ट के 15 मिनट हम बात करते हैं, हाँ, आपके क्वेश्चन आंसर लेते हैं। लेकिन आज सैटरडे है तो हम यूजुअली सैटरडे संडे को आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, है कि सर क्या मैं लोन लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूं? देखो, लोन लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तुम ज़्यादा लोन ले लेते हो और उसकी वजह से फिर कभी कभी मार्केट घट भी जाता है और उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि मार्केट कब घटने वाला है या बढ़ने वाला है। तो आपको ऐसा ही करना चाहिए कि ज़्यादातर बने तो हो सके तो आप इस तरह से लोन लेके इन्वेस्ट करना टालना चाहिए। और देखो, अभी बुल मार्केट चल रहा है। बुल मार्केट का यूजुअली मतलब ऐसा होता है कि जब स्टॉक की प्राइसेस और निफ्टी सेंसेक्स ये सब बढ़ने लगता है, उसको बुल मार्केट बोलते हैं। बेयर मार्केट इसको बोलते हैं, या फिर मार्केट साइडवेज पे चला जाता है या फिर नीचे चला जाता है, उसको बेयर मार्केट बोलते हैं। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिस दिन मार्केट डाउन जाएगा तो मार्केट कितने महीनों तक डाउन रहेगा या साइडवेज जाएगा उसका कुछ पता नहीं होता। तो ऐसा रिस्क मत लीजिए। पहले आप अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और उस तरह से आपको इन्वेस्टिंग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि सर मैंने तो सारे अदानी स्टॉक से एग्ज़िट कर लिया है, सारे के सारे अदानी स्टॉक्स मैंने बेच दिए हैं। तो देखो, अदानी स्टॉक्स का ये है कि अगर मोदी गवर्नमेंट आती है तो लोग सोचते हैं कि उसको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत बड़ी ब्रांड बोलते हैं अदानी हो गई है, और मैं पर्सनली अदानी जी को बहुत ही एडमायर करता हूँ। उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है और वो बहुत ही आगे बढ़े। तो आपको इस तरह से सोचना चाहिए कि देखो, फ़ायदा होगा, लेकिन आप अदानी के कौन से शेयर ले रहे हो, उसका मार्केट कैप क्या है, उसका ROE क्या है, उसका PE रेशियो क्या है, उसका सेल्स ग्रोथ कितने % से बढ़ रहा है, क्या 20-25% से ऊपर क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, और या क्या ये लोग कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेंगे। तो उस तरह से आपको सोचना चाहिए। आपको पता ही होगा कि हम यहाँ पे कोई पर्सनल एडवाइस नहीं देते, हम ओवरऑल समझते हैं कि मार्केट कैसे काम करता है। तो अगर आपने एग्जिट कर लिया है अदानी स्टॉक से तो आपका ये पर्सनल डिसीजन हो सकता है, मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं करूँगा। लेकिन कोई भी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करो तो आपको उसका लॉन्ग टर्म व्यू देखना चाहिए। और लॉन्ग टर्म का मतलब ऐसा नहीं होता कि 5-10 साल तक आप कोई भी स्टॉक्स ले लो और फिर उसको भूल जाओ, ऐसा नहीं होता। उसका ईयर ऑन ईयर बेसिस या क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस उसका एनालाइज करना चाहिए। ब्रोकरेज रिपोर्ट क्या आती है, उस कंपनी के बारे में न्यूज़ क्या आती है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसका लॉन्जिविटी कैसा है, उसका प्राइस कैसा है, उस तरह से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अदानी स्टॉक्स के बारे में मैं यही कहूँगा कि चांसेस ज़्यादा है कि वो अगर मोदी गवर्नमेंट फिर से आती है तो वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनका काम बहुत जगह पे, बहुत सारे पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में मतलब सारे देशों में नहीं, लेकिन वर्ल्ड वाइड उनका काम चल रहा है और इंडिया में भी उनको बहुत काम मिलने वाला है। तो होपफुली वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो अच्छा स्टॉक्स परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर आपने PE रेशियो जिसका 70, 80 या 100 के ऊपर है, ऐसा PE रेशियो वाला कोई स्टॉक लिया है तो वो अच्छा ग्रोथ भी दिखाए तो भी उसका PE रेशियो ज़्यादा नहीं बढ़ता, उसका मतलब ये होता है कि उसका प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ता, तो आपको रिटर्न कम आता है। उस तरह से आपको स्टॉक को समझना चाहिए। सर हिंदुस्तान यूनिलीवर सस्ता हो गया है, तो 3 साल पहले उसका PE रेशियो 80 था, तो क्या उसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए, उसको बेच देना चाहिए या उसको बाय करना चाहिए? देखो, यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं होता, लेकिन किसी स्टॉक को एनालाइज करना हम सीखते हैं। तो हम यहाँ पे जाते हैं स्क्रीनर पे और यहाँ पे एनालाइज करते हैं कि किसी स्टॉक को कैसे देखते हैं। तो अदानी नहीं, हमको देखना है हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा, हम सिर्फ समझते हैं कि किसी भी कंपनी को एनालाइज कैसे करते हैं। इसका मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा है तो उसका मल्टी बैगर बनने का चांसेस कम होते हैं। PE रेशियो 53 है, जिसका 70-80 के ऊपर PE रेशियो होता है वो महंगा माना जाता है। तो ये महंगा भी नहीं, सस्ता भी नहीं, अभी मीडियम PE रेशियो बोल सकते हैं। ROE अच्छा है, ROCE अच्छा है और इसका ROE भी अच्छा है। प्राइस टू बुक ज़्यादा है, पर उसके बारे में PEG रेशियो 1 के नीचे होना चाहिए तो वो सस्ता माना जाता है, लेकिन इसका 5 है, ठीक है। अभी इस स्टॉक का परफॉर्मेंस देखते हैं कि जब से 2014 से जब से मोदी गवर्नमेंट आई तो 500 रुपये से लेके 2600 तक, मतलब उसने 5 गुना जितना रिटर्न दिया है 7-8 सालों में। फिर ये साइडवेज जा रहा है, तो अच्छा ROE है, फिर भी ये साइडवेज क्यों जा रहा है? तो उसके लिए पहले देखते हैं कि इसने परफॉर्मेंस कैसा दिया है सेल्स में या प्रॉफिट में। तो आप देख सकते हो कि सेल्स ग्रोथ हो रहा है, टॉप लाइन ग्रोथ है 10% 3 साल का, और बॉटम लाइन ग्रोथ है 8%। देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि 2021 से उसका साइडवेज जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे
यहाँ पे बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ, लेकिन इसके बाद इसका ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ, सेल्स ग्रोथ, ठीक है। और इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना होना चाहिए, 20-25% जितना होना चाहिए, तो स्टॉक्स की प्राइस बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। कोई गारंटी नहीं होती, पर ये मार्केट का एनालाइज बोलता है, तो आपको उस तरह से एनालाइज करना चाहिए। आप देखो 2023 में भी 10,000 करोड़ जितना प्रॉफिट था, 2024 में भी इतना ही प्रॉफिट है, इसलिए इसका स्टॉक साइडवेज जा रहा है। अभी आपको देखना चाहिए FII क्या कर रहे हैं। FII आप देख रहे होगे कि ये FII लोग यहाँ पे बेच रहे हैं 15% से, और DII क्या कर रहे हैं, DII ने थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। तो प्रमोटर का आप देखोगे तो प्रमोटर अभी सेल नहीं कर रहा है, तो वो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि क्या इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, मैं कोई पर्सनल एडवाइस नहीं देना चाहता, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं यूजुअली आपको ओवरऑल समझा रहा हूँ कि मैं ऐसे स्टॉक्स के बच के रहता हूँ जिसका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ 15-20% से ज़्यादा ना हो, या फिर 20% से ऊपर ना हो, और ऐसे स्टॉक्स भी मैं अवॉइड करता हूँ जिसकी मार्केट कैप बहुत ज़्यादा हो। तो ऐसे स्टॉक्स होते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स। तो लार्ज कैप स्टॉक्स में कौन इन्वेस्ट करता है, जैसे कि मेरे पास 2,000 करोड़ रुपये या 500 करोड़ रुपये या 100 करोड़ या मेरे पास 1,000 करोड़ रुपये, ठीक है, इतनी ज़्यादा रकम होती है, तो मैं ऐसी कंपनियां चूज़ करूंगा जिसका पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा है और जिसका स्टॉक ज़्यादा नहीं गिरेगा, और जिसका ग्रोथ मतलब स्टॉक प्राइस रिटर्न रहेगा एवरेज ईयरली जो मुझे 10-12% का रिटर्न दे। तो ऐसे लोग जिसके पास बहुत पैसे होते हैं वो लोग ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, अगर आपके पास 5-10 लाख 50 लाख 1 करोड़ जितने रुपये है या उसके आसपास कुछ है, तो आपको स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा मुझे नहीं बोलना है। लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मैं ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूँगा जो स्मॉल कैप मिड कैप, जो अच्छी कंपनियाँ होगी, उसका स्मॉल कैप में से मिड कैप बनते हैं और मिड कैप में से लार्ज कैप बनते हैं, और उससे मिलता है कंपाउंडेड मल्टी बैगर। तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती, आपको आपने कौन सी कंपनी ली है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करना, अपने क्वेश्चन डालना, मैं ज़रूर आपका क्वेश्चन का आंसर करूँगा। और इस चैनल में हम कोई भी पर्सनल एडवाइस नहीं देते, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को जाके पूछना है। अभी ये आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट एक क्वेश्चन आया है कि नमस्ते सर, कि क्या जिसके पास 2 रूम वाला घर हो उसकी शादी क्या जल्दी हो जाती है। देखो, शादी की बात मैं जनरली 1 मिनट में करना चाहूँगा कि लड़की कैसी है, लड़की का व्यूज़ कैसा है, लड़की के माँ बाप का व्यूज़ कैसा है। अगर लड़की खुद डिसाइड कर रही है कि मुझे कैसा लड़का चाहिए, और अगर वो लड़का अच्छा है, ठीक ठाक कमाता है, उसके पास अपना घर नहीं है लेकिन अच्छा दिखता है, अच्छा संस्कार है, तो उसको वो लड़की हाँ बोल सकती है। उसका ज़रूरी नहीं है कि उसके पास घर ही हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लोग करने के लिए शादी कर लेते हैं, बस सब लोग बोलते हैं शादी कर लो, तो फिर क्या करते हैं, वो घर खरीद लेते हैं, और जो भी लड़की नेक्स्ट मिले या कुछ लड़कियाँ देखते और फिर वो ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज़ कर। तो फिर उस तरह से आपको देखना चाहिए कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2 रूम वाला या आपका अपना घर होगा तो शादी जल्दी से हो जाएगी। जल्दी का मतलब ये होता है कि आप कोई भी लड़की मिले तो शादी कर लो। आपको उस तरह से देखना चाहिए कि आपके उसके साथ व्यूज़ मिलते हैं, आप वो अच्छा संस्कारी लड़का या लड़की है, उसका फैमिली कैसा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, वो जॉब कौन सी करता है, या फिर फ्यूचर में उसको अच्छी जॉब मिल जाएगी। उस तरह से आपको एनालाइज़ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट CA करूँ या फिर इंजीनियरिंग करूँ फ्यूचर में। अभी उनको लगता है क्वेश्चन के हिसाब से उनकी उम्र बहुत ही छोटी लग रही है, लेकिन अगर मैं होता तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ता। मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। इंजीनियरिंग से मेरा दिमाग बहुत ही स्मार्ट हुआ। लेकिन CA करने का फ़ायदा ये होता है कि वो स्टॉक मार्केट में आपको बहुत ही काम में आएगा। किसी कंपनी को एनालाइज़ करते हैं, किसी मैनेजमेंट को कैसे एनालाइज़ करते हैं, उसमें बहुत ही काम आने वाला है। तो मेरा पैशन स्टॉक मार्केट है, तो मैं तो प्रीफर करूँगा, अगर मैं यंग होता तो मैं ज़रूर ही CA पढ़ लेता। लेकिन अभी मैंने बहुत ही पिछले 10 सालों में या 11 सालों में बहुत स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ा है, तो उस तरह से भी आप सीख सकते हो। अगर आपका स्टॉक मार्केट पैशन नहीं है तो दोनों लाइन अच्छी है। CA में भी अच्छे पैसे कमा सकते हो, इंजीनियरिंग में भी अच्छे पैसे कमा सकते हो। आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो भी पैसे कमाए या आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसका इन्वेस्टमेंट अच्छे से करें। स्टॉक मार्केट में करते हो तो अच्छे स्टॉक्स चुनो, ज़्यादा ग्रोथ दे, ज़्यादा कंपाउंडिंग रिटर्न दे, वैसा स्टॉक्स चुनना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, रियल एस्टेट में, तो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ की गवर्नमेंट, उस राज्य की गवर्नमेंट अच्छी हो, और जिस एरिया में आप प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आपको लग रहा हो कि यहाँ पे फ्यूचर में ग्रोथ आएगा, उस तरह से आपको देखना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि सर मेरा 5 क्वार्टर से मैंने उस स्टॉक्स को लिया है, वो ऊपर नहीं जा रहा है, तो मैं क्या करूँ, उसको बेच दूँ या उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख लूँ। देखो, क्या करना है वो अपना पर्सनल डिसीजन लेना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को मिलना है। लेकिन अगर मैं किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, जैसे कि मैंने एक स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, वो उसका क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आ रहा है, उसका ईयर ऑन ईयर अच्छा रिजल्ट आ रहा है, वो पिछले जब से स्टॉक लिस्टेड हुआ है तब से उसका पिछले कुछ सालों का 3-4 सालों से उसका अच्छा रिटर्न आ रहा है। लेकिन अभी जब से मैंने लिया है वो स्टॉक्स है ना 20-25% घट गया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी उसमें स्टे इन्वेस्टेड रहूँगा। वो जस्ट यूजुअली क्या होता है 10% से ज़्यादा घाटा हो जाए तो यूजुअली स्टॉक्स बेच देना चाहिए। लेकिन मैंने इस कंपनी को पकड़ के रखा है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंसिस्टेंटली 2-3 क्वार्टर का रिज़ल्ट अच्छा भी आए तो बढ़ ही जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि देखो 5 दोस्त हैं और वो हम ऐसे पूरी इंडिया को ऐसे कॉमनली समझते हैं कि अभी लोग दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये स्टॉक्स लोगों की नज़र में नहीं चढ़ा है। जब ये लोगों की नज़र में चढ़ेगा या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा तो ये और इन्वेस्टर आते जाएंगे जब स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी। और इसका नज़रिया मैं ऐसे देखूंगा कि अगर कोई बड़ी न्यूज़ आती है उस स्टॉक्स के बारे में, जैसे कि ये कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही ख़राब हो गया है या उनकी प्रोडक्ट नहीं बिक रही है या उनका फ्यूचर में सेल्स ग्रोथ अच्छा नहीं आएगा, तो फिर उस स्टॉक्स को बेच देना चाहिए। लेकिन मैं इस स्टॉक्स को मैंने इसलिए पकड़ के रखा है, 2-3 क्वार्टर से मैंने लिया है, उसका रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, लेकिन वो 25% डाउन चल रहा है। तो मैं होप कर रहा हूँ कि ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में देखूंगा, अगर रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो रखना चाहिए। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है और आपको पता है कि फ्यूचर में भी अच्छा रिटर्न नहीं आएगा तो आपको उस तरह से बेचने का डिसीजन लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि सर लार्ज कैप क्या मल्टी बैगर बन सकते हैं। देखो, यूजुअली बात ऐसी होती है कि लार्ज कैप कंपनियां जो होती है तो वो मल्टी बैगर बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि किसी जैसे कि कोई कंपनी है वो बहुत बड़ी मार्केट कैप हो गई है, उसका प्रोडक्ट्स का भी सैचुरेशन हो गया है, तो उसको बढ़ने में और ज़्यादा सेल्स ग्रोथ लाने में बहुत ही कमी होती है और वो ऐसे अच्छी तरह से 8-10% या 12% से सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा नहीं पाते। तो फिर उसके बढ़ने का चांसेस, स्टॉक प्राइस को ऊपर जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप मल्टी बैगर नहीं होते। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि एप्पल है, जो अमेरिका की कंपनी है, आईफोन बनाती है या iMac और मैकबुक या आईपैड बनाती है, तो वो कंपनी को एनालाइज करे तो मैं उसको पिछले 10-12 साल से ट्रैक कर रहा था। तो जब वो कंपनी $500 बिलियन की हो गई तो लोग बोलने लगे कि ये अभी क्या बढ़ के बढ़ेगा। लेकिन आईफोन का ग्रोथ अच्छा हो रहा था, उनकी सारी प्रोडक्ट्स अच्छे से बिक रही थी, तो उसका अभी मार्केट कैप देखोगे तो $2-3 ट्रिलियन हो गया है। तो कहने की बात ये होती है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो लार्ज कैप कंपनियाँ होती है वो मल्टी बैगर नहीं होती, लेकिन उस कंपनियों को ग्रो करने का मतलब उसका प्रोडक्ट को और ज़्यादा बेचने का मतलब लार्ज कैप तब बन जाती है जब उसका सैचुरेशन हो जाता है या फिर सारे वर्ल्ड में या इंडिया में जहाँ पे भी उनका प्रोडक्ट सेल्स हो। जैसे कि कोई कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर नहीं लेंगे, जैसे कि डीमार्ट को लेते हैं कि डीमार्ट अभी इंडिया में स्टोर्स है, ठीक है, अभी इंडिया में अभी उसके 300-400 स्टोर्स हो गए। उन्होंने टारगेट दिया है कि हमारा टारगेट है 1500 स्टोर्स करने का। फिर वो 1500 स्टोर्स से करते हैं 4000 स्टोर्स, ठीक है, इंडिया में सारी जगह पे उनके स्टोर्स हो जाते हैं। फिर आपको लगेगा कि ये लार्ज कैप कंपनी हो गई है तो क्या अब ये आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर फ्यूचर में देखो 10-20 साल के बाद वो कंपनी डिसाइड करती है कि हम बांग्लादेश में स्टोर्स खोलेंगे, अपने श्रीलंका में स्टोर्स खोलेंगे, तो उनका फ्यूचर ग्रोथ अच्छा रहेगा। फिर वो कंसिस्टेंटली 20-25% से 30% से बढ़ते हैं, फिर और कंट्रीज़ में अपना स्टोर्स ओपन करते हैं, जैसे कि वॉलमार्ट ने किया। तो ऐसी उसका मतलब ये होता है कि उसका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ 20-25%, 30% से बढ़ता है, तो वो लार्ज कंपनियां भी मल्टी बैगर बन सकती है। उस तरह से आपको देखना चाहिए। सर किसी कंपनी का ईपीएस ग्रोथ पीक आउट हो गया है, वो कैसे पता चलता है? देखो, ईपीएस का पीक होने का मतलब ये होता है कि अर्निंग्स जो होती है वो अब नहीं बढ़ रही है। तो यूजुअली क्या होता है, कोई भी कंपनी होती है, अगर उसका मैनेजमेंट अच्छा है, उसका प्रोडक्ट अच्छा है और उनका प्रोडक्ट बिक रहा है तो उसका सेल्स ग्रोथ बढ़ेगा। सेल्स ग्रोथ बढ़ने से प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ेगा। तो क्या होगा कि ईपीएस मतलब उसका सेल्स ग्रोथ ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन 5-10-15% तो नहीं बोलूँगा, जब सैचुरेशन हो जाता है तो जैसे कि सोचो कि 5-10-15%, 5 या 10% से उसका सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है,
तो ईपीएस भी उस तरह से बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं होता कि अच्छी कंपनी होती है तो उसका सैचुरेशन आ गया तो ईपीएस बढ़ेगा ही नहीं। ईपीएस बढ़ता है अर्निंग पर शेयर, ठीक है, अर्निंग्स तो बढ़ती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है तो उसका सेल्स ग्रोथ बढ़ता नहीं है, तो उसकी अर्निंग्स बढ़ती नहीं है, तो फिर वो स्टॉक से ना थोड़ा साइड वेज जाने लगता है या फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वो मल्टी बैगर नहीं बनता, या फिर अच्छा रिटर्न, जैसे कि मैं सोचता हूँ कि मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो मुझे साल का 25-30-50% ऐसा रिटर्न आए या फिर मल्टी बैगर रिटर्न आए, मैं ऐसा सोचता हूँ। तो जिसका ईपीएस फ्लैट हो जाता है या फिर धीरे धीरे बढ़ता है तो उसका स्टॉक का प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ता है, आपको उस तरह से देखना चाहिए। कंपनी को किसी एक पॉइंट से कभी एनालाइज मत करो, जैसे कि कुछ लोग पी रेशियो से ही पूरी कंपनी को एनालाइज कर देते, जैसे कि कोई कंपनी ले लिया जैसे कि रिलायंस और उसका पी रेशियो चल रहा है 10, तो लोग बोलेंगे कि वो अच्छी कंपनी है, 10 का पी रेशियो ले लेते। आपको उसका सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ पे भी नज़र डालना पड़ेगा। सर अगर बीजेपी की 250 सीटें आती है और उसको दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करके सरकार बनानी पड़े तो मज़ा आएगा। आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी की 350 या 360 या 370 के नीचे सीट आएगी, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट का, मोदी गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस देखो तो बहुत ही अच्छा रहा है, और मैं तो यही चाहता हूँ कि ये सरकार चुन के आए और 400 पार हो जाए वो लोग। तो क्या होगा स्टॉक मार्केट में, यहाँ ये मैं चैनल अपनी पॉलिटिकल चैनल नहीं बनाना चाहता, अपना अपना व्यू होता है, सब लोग, कुछ लोग राइट होते हैं, कुछ लोग रॉन्ग होते हैं। जैसे कि स्टॉक मार्केट के नज़रिए से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मोदी गवर्नमेंट आएगी तो देखो सारी दुनिया में बेयर मार्केट आए, अमेरिका जैसा, अमेरिका जो सबसे दुनिया का सबसे अच्छा देश माना जाता है, उस वहाँ पे भी बेयर मार्केट चल रहा है, ठीक है, वो वहाँ पे हमारे इंडिया जैसा स्टॉक निफ्टी या सेंसेक्स ऊपर नहीं बढ़ा है, उनका जो भी डाउ जोन्स या जो भी हो। तो आपको ये समझना चाहिए कि रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ या फिर इजराइल पैलेस्टाइन का वॉर हुआ तो उसकी ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारे मार्केट में नहीं हुई, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप लिया कि देखो रशिया के साथ हम रिश्ते बना के रखेंगे, और हमारा 1.4 बिलियन का पॉपुलेशन है, तो हमको पेट्रोल सस्ता चाहिए, और अगर रशिया हमको सस्ता पेट्रोल दे रहा है तो हमारी देश की जनता को फ़ायदा होगा। देखो पेट्रोल सस्ता होने लेने के फ़ायदा ये होता है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं बढ़ता है, इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं बढ़ता है तो पूरे कंट्री में बहुत ही पॉजिटिव माहौल रहता है। अगर इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है तो लोगों की नौकरियां चली जाती है, सबकी प्राइसेस बढ़ जाती है, लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। तो आपको, आपका व्यू है कि बीजेपी का 250 सीट ना आए, 50 सीट भी ना आए, वो आपका व्यू है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि स्टेबल गवर्नमेंट आए तो वो स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो स्टॉक मार्केट को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, लॉन्ग टर्म में फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ महीनों के लिए स्टॉक मार्केट साइडवेज या डाउन चला जाता है अगर मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं आती। और कभी कभी क्या होता है, अगर बहुत ही ख़राब सरकार बन गई तो फिर ऐसा होता है कि स्टॉक मार्केट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म ना करे, क्योंकि ख़राब गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि वो लोग अच्छा काम नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बढ़ाएंगे, हमारे देश के लिए अच्छा काम नहीं करेंगे। अभी डिटेल में नहीं जाना चाहता मैं क्या क्या नहीं करेंगे, लेकिन नौकरियां नहीं बढ़ेगी, लोगों में अर्निंग पावर नहीं आएगा, तो फिर लोग प्रोडक्ट्स ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, और प्रोडक्ट्स ज़्यादा नहीं खरीदेंगे तो फिर उसका सेल्स ग्रोथ भी नहीं बढ़ेगा, सेल्स ग्रोथ नहीं बढ़ेगा तो प्रॉफिट ग्रोथ भी नहीं बढ़ेगा, और अगर प्रॉफिट ग्रोथ नहीं बढ़ता है तो आपका स्टॉक प्राइस भी नहीं बढ़ेगा। सर मैं पायलट बनूं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूं? देखो अगर आपका पैशन पायलट बनने का है तो आपको पायलट बनना चाहिए, पायलट में पैसे अच्छे बन सकते हैं आपके, और फ्यूचर में भी पायलट का मतलब एयरलाइन का ग्रोथ अच्छा रहने वाला है, तो आपकी अर्निंग्स ज़्यादा अच्छी बढ़ सकती है। अगर आपका पैशन ही नहीं है पायलट बनने का, तो आपका पैशन स्टॉक मार्केट में है, तो आपको उस तरह से स्टडी करनी चाहिए। लेकिन आपको अगर स्टॉक मार्केट में समझ में नहीं आता है लेकिन आपको पायलट का समझ में अच्छा आता है, तो आपको ऐसे करना चाहिए, पहले पायलट बनना चाहिए और फिर साइड में स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना चाहिए। बहुत सारी किताबें, बहुत सारी, मेरा वीडियो देख सकते हो, उससे आप समझ सकते हो स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। हम इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, हम आपके क्वेश्चन आंसर लेते हैं, स्टॉक को एनालाइज कैसे करते हैं वो समझते हैं, तो उस तरह से भी आपको देखना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता और मेरा पायलट बनने का पैशन है तो मैं पायलट बनता और अच्छा पैसा कमाता और धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता और स्टॉक मार्केट को समझता, तो आपको लाइफ में दोनों
जगह पे मज़ा आता। पायलट बनोगे, एरोप्लेन चला पाओगे और अपना पैशन पूरा कर पाओगे। और स्टॉक मार्केट में आप स्टॉक मार्केट में से आप अच्छा पैसा कमा पाओगे। स्टॉक मार्केट है ना, एक पैशन की तरह है। अगर आपका पैशन नहीं है तो आपको स्टॉक मार्केट में अपने आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर उस वक्त आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को मिलके आप डिसाइड कर सकते हो आपको कैसा पोर्टफोलियो बनाना है, उस तरह से आपको देखना चाहिए। और हाँ, अगर आपको मेरा पोर्टफोलियो देखना हो, या फिर मैं कैसे स्टॉक्स को फॉलो करता हूँ, या फिर मैं कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ या किसको फॉलो करता हूँ, वो देखना हो तो मैंने कमेंट में लिंक दिया हुआ है और मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। सर ईपीएस बढ़ता है तो क्या स्टॉक प्राइस भी बढ़ता है? देखो, यूजुअली ईपीएस बढ़ता है तो स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन ईपीएस, मैंने आगे भी बोला, ईपीएस ही एक फैक्टर नहीं होता है। उसका पी रेशियो कौन सा है, उसका आरओई कैसा है, आरओसी कैसा है, बैंक है तो उसका आरओए कैसा है, उस तरह से आपको देखना चाहिए। अगर उसका अर्निंग 5-10% आ रहा है, ईपीएस बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा करके, तो फिर प्राइस भी उस तरह से बढ़ेगी। अगर उसका पी रेशियो बहुत ही ज़्यादा है तो उस तरह से आपको एनालाइज करना चाहिए। और हर एक स्टॉक्स को एनालाइज करने का यूजुअली 80% तरीका एक जैसा होता है, लेकिन 20% कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जैसे कि आपको समझाऊँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स, अभी डिफेंस सेक्टर, पीएसयू, ऐसे स्टॉक्स है वो बहुत ही फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। जैसे कि डिफेंस सेक्टर में बहुत ही अच्छा ग्रोथ आने वाला है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट चाहती है कि हम डिफेंस में ना सिर्फ आत्मनिर्भर हो, लेकिन हम अपने वेपन्स को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करें। तो आप सोच सकते हो कि कितना गुना रेलवे और या फिर डिफेंस में या कितना अच्छा ग्रोथ आने वाला है। तो किसी भी कंपनी को एनालाइज करो, ऐसा कोई गारंटी नहीं होता है कि डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ आने वाला है तो आपने 2-3 अच्छे स्टॉक्स ले लिए और 20 साल के लिए फिर उसको ताला मार के सो गए। आपको एवरी ईयर उसको एनालाइज करना पड़ेगा, एवरी क्वार्टर एनालाइज करना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट ऐसी गेम है, 24/7 आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी कंपनी है डिफेंस की, मुझे लग रहा है कि डिफेंस में बहुत ही अच्छा ग्रोथ आने वाला है और मैंने उसमें इन्वेस्ट कर लिया, कंपनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं उसको ट्रैक ही नहीं कर रहा हूँ, उसका कोई न्यूज़ नहीं पढ़ रहा हूँ, उसका कोई ब्रोकर का एनालाइज रिपोर्ट नहीं पढ़ रहा हूँ। और 2 महीने के बाद कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि उस कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हो गया, उसकी ऑर्डर बुक ख़राब हो गई, या फिर उसको फ्यूचर में ऑर्डर ही नहीं मिलेंगे, और आपने तो वो स्टॉक्स ले लिया है 20 साल के लिए। तो लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने एनालाइज किया था रिलायंस पावर को, तो रिलायंस पावर का आपने देखा होगा वो कितना गुना स्टॉक था। 300 रुपये का उतना का स्टॉक था और 2 रुपये तक चला गया, 200-300 का स्टॉक 2 रुपये तक चला गया। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि जब रिलायंस का पावर का आईपीओ आने वाला था, मेरे पापा ने भी इन्वेस्ट किया था कि रिलायंस पावर में अच्छा पैसा बनेगा, और उस वक्त बुल मार्केट था, उस वक्त किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हमने रिलायंस पावर लिया था क्योंकि हमको तो कुछ स्टॉक मार्केट का पता भी नहीं था। कुछ दोस्त लोग आए मेरे पापा के और उन्होंने बोला कि आपको रिलायंस पावर का आईपीओ ले लेना चाहिए, और फिर हमने कुछ ट्रैक ही नहीं किया। अभी पता नहीं वो शेयर हमारे डीमेट में है या नहीं है और उसका डॉक्यूमेंट क्या हुआ। लेकिन बात ये होती है कि कुछ ज़्यादा पैसों का नहीं लिया था हमने, कुछ 15-20 हज़ार का या कुछ उतने ही पैसों का इन्वेस्टमेंट किया था। तो बात ये है कि डिफेंस का कोई भी स्टॉक्स लेते हो, ग्रोथ अच्छे आने वाला है, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं होती। आपको सभी स्टॉक को पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड नहीं लेते हो डिफेंस का, जैसे कि HDFC डिफेंस का म्यूचुअल फंड है, अगर वो नहीं लेते हो, लेकिन कुछ 3-4 कंपनियों में पर्टिकुलरली इन्वेस्ट करते हो, तो आपको उसको हर रोज़ ट्रैक करना पड़ेगा। जिस हिसाब से आपने पैसे लगाए उस हिसाब से आपको ट्रैक करना पड़ेगा, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को बोल सकते हो कि बोलो मुझे कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र वो स्टॉक्स को ट्रैक करता रहेगा और वो आपको अपडेट करता रहेगा। उस तरह से आपको समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि सर अगर यही इन्फ्लेशन रेट रहता है यूएस में और इंडिया में, तो क्या स्टॉक मार्केट आगे बढ़ना बंद हो जाएगा? देखो, पहली बात ये है कि मैंने आगे के बहुत सारे वीडियो में बात किया है इन्फ्लेशन के बारे में, आप देख लेना मेरी यूट्यूब में जाके। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करना अपने क्वेश्चन को। और इन्फ्लेशन के बारे में बात करूँ तो इन्फ्लेशन कैसी चीज़ है, अभी मुझे नहीं लगता कि इन्फ्लेशन डाउन जाएगा। अभी यूएस अपना इंटरेस्ट रेट डाउन नहीं कर रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा
रेट होने से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि पहले की बात अलग थी। अभी सारी दुनिया में सबके पास इंटरनेट है और लोग एक दूसरे को कॉपी करके ज़्यादा बाय करते हैं। जैसे कि वो लोग मनाली घूमने गए तो हम भी जाएंगे, भले हमारे पास ज़्यादा पैसे ना हो। और उसकी वजह से क्या होता है कि हाई अर्नर वाले सिंगापुर घूमने जाते तो मिडिल अर्नर वाले बोलते हैं कि हम भी 1 साल 2 साल के बाद जाएंगे। उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते तो भी वो घूमने जाते हैं। फिर मिडिल अर्नर को देख के उनके जो बहुत ही कम पैसे वाले लोग हैं, उनके दोस्त हैं, वो भी उनका वीडियो या उनका सोशल मीडिया देख के वो भी सिंगापुर जाने का प्लानिंग करते हैं या फिर कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें बाय करने का सोचते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब लोग किसी भी प्राइस में बाय करते रहते तो फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर हम इन्फ्लेशन का रेट देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन पहले कैसे परफॉर्म करता था, मतलब पहले इन्फ्लेशन का रेट कैसा रहा है, वो हम देखते हैं कि यूएस इन्फ्लेशन रेट ग्राफ देखते हैं ट्रेडिंग व्यू में, ठीक है। लेकिन चलो ट्रेडिंग व्यू में नहीं, ऐसे ही देख लेते हैं। अरे यार ये बिंग में कहाँ ओपन हो गया, गूगल जैसा मज़ा नहीं आता। अभी एक क्वेश्चन और लेंगे और फिर यहाँ हमारा कथा का चिंतन। ओके, गूगल में से देखते हैं किसी गवर्नमेंट में, चलो 2000 से अभी तक का ग्राफ देखते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो फिर स्टॉक मार्केट आगे ही नहीं बढ़ेगा। देखो कंपनियाँ जब अच्छा परफॉर्म करेगी तो ऑब्वियसली स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा और सारे स्टॉक प्राइस ऊपर जाएंगे तो स्टॉक मार्केट भी बढ़ेगा। और अभी तो लोगों में इतना ज़्यादा मतलब कोविड के बाद तो सब लोग इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे तो आप सोच भी नहीं सकते। देखो यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा इन्फ्लेशन का ग्राफ दिया हुआ है, मुझे लग रहा था लास्ट 20 साल का ही डेटा होगा। देखो हम 2000 में वो बबल हुआ था, ठीक है, यहाँ पे स्टॉक मार्केट कुछ डाउन हुआ था। फिर क्या हुआ, बबल फट गया तो फिर ये स्टॉक मार्केट का ग्राफ बड़ा हो जाता तो मज़ा आता। ये लाइन ग्राफ देखते, ये अच्छा रहेगा। तो देखो 2000 में क्या हुआ, 3.5% था और 2003 से स्टॉक मार्केट में तेज़ी आई, ठीक है। फिर वो बढ़ता गया, फिर इन्फ्लेशन पहुंच गया 5.6 और फिर यहाँ से नीचे आ गया, ठीक है। फिर से एक नया बुल मार्केट शुरू हुआ। तो तुमने देखा होगा पिछले कितने सालों से इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन स्टॉक मार्केट या फिर जो पर्टिकुलर जो अच्छा स्टॉक्स परफॉर्म करते वो तो ऊपर गए ही थे, ठीक है। फिर कोविड आया, पिछले 5 साल का ग्राफ देखते तो फिर कोविड आया, इन्फ्लेशन रेट बहुत ही कम हो गया और फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि कोविड में लोगों के पास बहुत ही पैसे आ गए थे और वो बाइंग पावर बहुत आ गई थी, तो लोग बहुत ही खर्च करने लगे थे, उसकी वजह से इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया था। फिर गवर्नमेंट ने रेट ज़्यादा कर दिया, फिर धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है और अभी ये साइडवेज में जा रहा है, ऐसा बोल सकते हो। तो देखो अगर हम पहले का ग्राफ देखें तो 3% या 2% के आसपास आ जाए तो हम सोच सकते हैं कि यूएस गवर्नमेंट रेट कट कर सकती है। लेकिन अभी के लिए तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग रेट कट करेंगे, क्योंकि अगर ये लोग रेट कट करते हैं तो फिर से लोग ज़्यादा बाय करने लगेंगे और उसकी वजह से फिर से इन्फ्लेशन ऊपर चला जाएगा और फिर से उनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आपको उस तरह से आपको मार्केट को समझना चाहिए और एनालाइज करना चाहिए। लेकिन देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है, पिछले 1.5 साल से 2 साल से मैं सुन रहा हूँ लोगों के यूट्यूब में या न्यूज़ में कि इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट कट आएगा और इंटरेस्ट रेट कट आता ही नहीं है। और ये लोग है ना होप देते रहते हैं कि अभी दिसंबर में आ जाएगा। मुझे नहीं लगता चांसेस, मुझे ऐसा लगता है कि अगर रेट कट दिसंबर तक आता भी है तो वो बहुत ही कम रेट कट आएगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि रेट कट नहीं आता है तो स्टॉक मार्केट बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो तो पिछले 2 साल से मैं सुन रहा हूँ रेट कट आएगा और स्टॉक मार्केट बढ़ेगा। लेकिन 2 सालों से आप देखो, 2 साल का वीकली चार्ट देखते तो पिछले 2 सालों से देखो कि यहाँ 61,000 का सेंसेक्स चला गया 75,000। तो देखो स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है कि किसी एक चीज़ पे नहीं चलती है, स्टॉक मार्केट बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करती है। आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, आपका क्वेश्चन कमेंट करें। हम मंडे टू फ्राइडे इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे और 15 मिनट आपका क्वेश्चन आंसर लेंगे, और सैटरडे संडे यूजुअली हम इकोनॉमी के बारे में और ज़्यादातर आपके क्वेश्चन लेंगे, उस तरह से रखेंगे। या फिर हम उसके बारे में बात करेंगे कि मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में लोगों से, मेरे दोस्तों से क्या बात की या दुनिया में क्या माहौल चल रहा है, उस तरह से बात करेंगे। अगर आपका कोई सजेशन हो मुझे क्या बात करनी चाहिए, क्या किस टॉपिक को आप
बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हो तो हम उसको भी ज़रूर लेंगे, लेकिन अभी के लिए यहीं तक रखते हैं। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।